दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी सीएसई 2025 का पेपर हो गया है। तो जीएस पेपर वन का एनालिसिस हम कुछ आपके सामने ला रहे हैं। इस एनालिसिस पे मुख्य बात जो हम ध्यान रखेंगे वो ये है कि हम आपको सिर्फ बताने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में ये पेपर देखने के बाद जो भी बच्चे 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इस पेपर से हम क्या सीख सकते हैं। क्योंकि पेपर के बारे में बाद में आप चाहोगे तो आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं, बट एक अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है कि आप अब इसके बाद इस पेपर को देखने के बाद जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए उनको किस तरीके से अपनी परीक्षा पे अब कई बातें ऐसी हो सकती हैं जो यहाँ से ऐड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो जीएस पेपर वन का देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास कंटेंट होता है और जो हमारे पास अवेलेबल कंटेंट है क्या उस पर हम इस तैयारी को चालू रख सकते हैं या कुछ नई बातें भी हमें ऐड करना चाहिए। पेपर से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो जैसा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन आर्किटेक्चर, यानी हड़प्पा की जो वास्तुकला है उसकी प्रमुख विशेषताएं बताना है। अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सारे बच्चे हड़प्पा से जुड़ा हुआ यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, साथ ही साथ आर्किटेक्चर के बारे में भी पढ़ते रहते हैं कि जो मॉडर्न तरीके से हम उसको कंपेयर भी करते हैं, साथ ही साथ हम अर्बन सोसाइटी की तरह उसको लेकर भी चलते हैं। उसमें बहुत सारे आपको दिखाई पड़ेंगे कि अलग अलग तरीके के वहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स हैं या जैसे स्नानागार वगैरह जो ये कहते थे ना बाथ लेने के लिए बनाया गया था, उस तरह के आप आर्किटेक्चर को भी वहाँ पर रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 150 वर्ड में आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। कहने का मतलब क्या है कि धार्मिक समन्वयवाद की बात कर रहे हैं। अब देखो धार्मिक समन्वयवाद क्या है। अकबर आपको पता है मुगल बादशाह, एक इतना शानदार उनका कार्यकाल भी था। कह सकते हो कि जितने मुगल बादशाह हुए उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से भारत में शासन किया अकबर ने। उसका कारण यही था क्योंकि अकबर को सारे धर्मों को लेकर चलने की एक समझ थी। साथ ही साथ वो धर्मगुरुओं का सम्मान भी करते थे। चाहे आप यहाँ पर आप देखोगे तो चाहे सिख धर्म से जुड़े हुए गुरु हों या आप कह सकते हो हिंदू धर्म से जुड़े हुए गुरु हों, और उन्होंने प्रॉपर एक दीन इलाही धर्म चलाया और उसके पहले एक इबादत खाना भी बनाया जहाँ पर वो चर्चा भी करते थे धार्मिक गुरुओं से। बाद में बंद कर दिया, वो एक अलग बात है। तो पॉइंट ये है यहाँ पर कि अकबर काफ़ी ज़्यादा सारे धर्मों को लेकर चलने वाली जो बात है वो पूछी गई है, और ये आप आराम से जब आप अकबर को पढ़ोगे तो यहाँ पर बहुत ही डिटेल तरीके से आपको मिलता है। तो मैं इसको भी कह सकता हूँ कि पहला क्वेश्चन भी आपका मॉडरेट था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, दूसरा क्वेश्चन कैसा है, ये भी आसान है। तीसरा है मूर्तिकारों ने चंदेल कला की बात किया है। अब देखो चंदेल कला मतलब समझ रहे हो, जो खजुराहो से जुड़ी हुई है यहाँ पे बात चल रही है। साथ ही साथ वहाँ पर उस आर्किटेक्चर को आप देखोगे लगभग 1000 से 1200 एडी के आसपास वो डेवलप होता है। और वहाँ पर आप जैन धर्म हिंदू धर्म के मंदिरों को और उनसे जुड़ी हुई मूर्तियों के बारे में बात करते हो। तो जब आप आर्किटेक्चर को पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको आसानी से ये चीज़ें पढ़ने को मिलती है, या आप गुप्त काल में देखोगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे आर्किटेक्चर की बातें होंगी। और उसके बाद आप लगातार जब पढ़ते हो तो जब भारतीय इतिहास को खासकर मध्यकालीन इतिहास को पढ़ते हो तो ये आपको सीधा सीधा वहाँ पर पढ़ने को मिलता है। तो हम इसको भी कह सकते हैं ये मॉडरेट है, कोई डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से है। हाउ आर क्लाइमेट चेंज एंड द सी लेवल राइज अफेक्टिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी आइसलैंड। देखो जलवायु परिवर्तन और समुद्र तल में वृद्धि ये आज का विषय नहीं है जो यूपीएससी ने आपसे पूछा है। ये लगातार आप देखोगे तो बहुत समय से चला आ रहा है। और जितना जलवायु परिवर्तन, चाहे वो पेरिस समझौते से पहले की बात हो, इस पे लगातार वैश्विक लीडर्स यानी जो विश्व के नेता हैं उनके द्वारा चिंता भी जाहिर की जा रही है, और कई सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं और या पर्यावरण से जानकार लोग हैं वो लगातार बता रहे हैं कि जो देश जिन कैसे मालदीव हुआ या इस तरीके के देश जो छोटे छोटे देश हैं, द्वीपीय देश हैं, उनके अस्तित्व में ही खतरा है क्योंकि समुद्र का जो धीरे धीरे तल है वो ऊपर जा रहा है। और अब इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो देश यहाँ पर हैं वो क्या समुद्र में उनका समाहित होने का एक संभावना बनती है, मतलब वो नष्ट हो सकते हैं फ्यूचर में। ये बात कहीं सिर्फ कयास नहीं है, इसके प्रमाण भी दिए जा रहे हैं। तो उनकी चिंता होना जायज़ है। उदाहरण में आप इस तरह से कई देशों का नाम लिख सकते हो। तो ये भी लगातार न्यूज़ में रहता था, तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, लेकिन आपको इस तरह की न्यूज़ को थोड़ा सीरियसली देखना पड़ेगा, उनके कंसर्न को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो करंट से रिलेटेड करके इन्होंने पूछा है। आप इसको ज्योग्राफी में कह सकते हो या कह सकते हो डिजास्टर में भी आप देख सकते हो। ठीक है, वह अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर नॉन फॉर्म प्राइमरी एक्टिविटीज, हाउ आर दीज एक्टिविटीज रिलेटेड टू साइकोग्राफिक फिजियोग्राफिक फीचर्स इन इंडिया, फिजियोग्राफिक
फीचर्स इन इंडिया, ठीक है। डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल्स। गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां क्या हैं? ये गतिविधियां भारत में भू आकृतिक विशेषताओं से, देखो जैसे गैर कृषि में क्या आ जाता है, जैसे आप फिशरीज यानी मछली पालन है, या इस तरह के जो प्रिमिटिव अन्य तरीके के आप करते हो यहाँ पर जितने भी एक्टिविटीज़, वो सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है, नॉन फॉर्म में। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या ये किसी भू आकृतिक विशेषताओं से निर्भर है? हाँ, फर्क पड़ता है भाई। आप अगर मान लो समुद्र के तट के पास रहते हो तो आपके पास अलग व्यवस्थाएं हैं। आप राजस्थान में रहते हो तो आपके पास वहाँ पर एमएसएमई सेक्टर वगैरह में आपको काम करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर वो सुविधा नहीं है जो तट पे रहने वाले लोग हैं। तो जिस तरीके के रीजन को आप देखोगे वहाँ पर गैर यानी जो गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां हैं वो अलग अलग जगहों से रिलेटेड रहती हैं, ठीक है। तो इसको आपको लिखना था, ये न्यूज पर रहता है, आप चाहोगे तो इसको देख सकते हो। अभी द हिंदू में आप ना कुछ ही समय पहले देखोगे कि वहाँ पर आईआईटी मद्रास ने एक रिसर्च किया है और उसमें भी नॉन फॉर्म जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है ना उनको शामिल करने का एक डेटा दिया है कि इनको करने से भारत में लोगों की जो जीवन की तकलीफ़ें वो कम हो रही हैं, यानी वो आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो उनके एम्पावरमेंट की दिशा में एक अच्छा प्रयास भी है। तो ये आप करंट अफेयर में भी इसमें न्यूज़ में लगातार चीज़ें रही हैं। सरकार भी इन पे अलग अलग तरीके से कह सकते हो बजट के थ्रू या बाकी पॉलिसीज़ के थ्रू अपनी बातें रखती रहती है। तो आपको बस एक बार ध्यान रखना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन भी आपका कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर जनरेशन इन इंडिया। अब देखो भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिकी और आर्थिक लाभ, अब सबको पता है कि सोलर एनर्जी पर्यावरण के लिए अच्छा है, साथ ही साथ सस्टेनेबल भी है, क्योंकि इसके लिए लगातार आपको सिर्फ सोलर टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे आप विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। प्लस क्या है कि इसके आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा डिपेंडेंसी कम होती है। जैसे भारत क्या है अपनी ऊर्जा की सुरक्षा के लिए ज़्यादातर दूसरे देशों पर निर्भर होता है, उससे क्या है हमारी एक तो फॉरेन करेंसी जाती है, साथ ही साथ हमारी निर्भरता बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आती है कि अगर उन देशों से संबंध नहीं अच्छे हुए तो हमारे लिए ऊर्जा संकट आ सकता है। साथ ही साथ बहुत ऐसे रीजन है जहाँ पर आप कह सकते हो कि ग्रिड वाली जो लाइट है वो पहुँचाना डिफिकल्ट होता है, पहाड़ों पे कह सकते हो, या बहुत ऐसे जगह पर जहाँ पर बारिश ज़्यादा आती है तो वहाँ पर चैलेंजेस रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप कह सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखो कि अलग अलग रीजन के हिसाब से भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है सुनामी। सबको पता है सुनामी क्या होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कहाँ और कैसे बनती है, एकदम ज्योग्राफी में आपको पता होगा, तो इसको भी आप लिख सकते हो। अब ये क्वेश्चन अगर आप ज्योग्राफी पढ़कर नहीं लिख पा रहे हो दिन तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें बहुत कुछ नया आपको जोड़ना ही नहीं है। अगला है, हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस द इशू ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब देखो दो बातें कही गई है कि स्मार्ट सिटी ने क्या अर्बन पॉवर्टी में कुछ हेल्प किया है और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। देखो स्मार्ट सिटी भारत में जो आई थी उनका यही प्रयोजन था कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लोगों के जीवन में ई गवर्नेंस आएगा, बहुत सारे चैलेंजेस कम होंगे, साथ ही साथ जो लोग वहाँ पर हैं उनको रोजगार मिलेगा। अब इससे क्या होगा, वहाँ पर रोजगार मिलेगा या लोगों का आवागमन आसान होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करोगे तो पावर्टी में तो कमी आएगी आएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इसलिए भी कह सकते हो कि यहाँ पर लोगों को मौका मिलेगा अपने हिसाब से बेस्ट करने का। भाई आपने अगर किसी शहर को इस तरीके से तैयार किया है कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता का सही प्रयोग कर सकता है या अपनी क्षमता का मैक्सिमम एक तरीके से प्रयास करके वो आउटपुट चाहता है, तो उसका जो प्रयास होगा वो उसके हिसाब से, मतलब कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, ज़्यादा एफिशिएंट होगा तो ज़्यादा अच्छा कमाएगा। तो एक तरीके से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, वहाँ पर मौका सबके लिए होगा, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को अगर आप देखोगे तो जो PSIR के बच्चे वो तो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, अलग अलग थिंकर्स ने, नोजिक ने, या आप कह सकते हो रॉल्स ने भी इसके बारे में कहा है, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं लिखना है। लेकिन अगर आप PSIR ऑप्शनल के स्टूडेंट हो तो थोड़ा बहुत उसको दे सकते हो एग्जाम्पल्स के तौर पे, ठीक है। आगे क्या है, द इथोस ऑफ द सिविल सर्विस इन इंडिया स्टैंड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म विद द नेशनलिज्म कंसिस्टेंस। देखो बात क्या है, भारत में सिविल सेवा का चरित्र व्यवसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना के संयोजन पर आधारित है, बताना है। तो देखो सिविल सर्विस में प्रोफेशनलिज्म तो होता है, वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो लीगल तरीके से काम करते हैं, उनके पास जो अथॉरिटी होती है वो अथॉरिटी पूरी तरह से लीगलाइज्ड होती है, उनको पता होता है कि उनके पास क्या चीज़ें करनी है और किन चीज़ों को नहीं करना है। तो प्रोफेशनल कोड तो उनके पास होते हैं और प्रोफेशनल इथिक्स भी होते हैं। साथ ही साथ नेशनल कंसिस्टेंस का मतलब राष्ट्र निर्माण। अब देखो भारत में जो सरकार है उसका काम क्या होता है, देश के विकास के लिए काम करना,
लेकिन विकास की जो मशीनरी होती है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर होती है। तो अगर ब्यूरोक्रेसी इस भाव से काम करता है तो वो कहीं ना कहीं उस तरीके से हेल्प करता है देश के विकास में, ठीक है। तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों ना कह सकते हैं, इनडायरेक्टली वे में क्यों नहीं कह सकते हैं, कहीं ना कहीं जो नेशन है उसके डेवलपमेंट में ब्यूरोक्रेसी काम करती है, और वो अलग अलग रीजन में काम करती है। कई बार इसमें चैलेंजेस भी बोले जाते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के कारण स्टेट की जो ऑटोनॉमी वो इम्पैक्ट पड़ती है, बट एक्चुअल में अगर हम पैन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन ओनली एन एग्रेसिव कंज्यूमर? एकदम सही बात है। केवल एक वाली बात तो आप नहीं कह सकते हो, इतना ज़्यादा ब्लैक एंड व्हाइट पे नहीं जा सकते हो, लेकिन आप ये कह सकते हो कि वैश्वीकरण के कारण कहीं ना कहीं उपभोक्ता संस्कृति बढ़ी है। क्योंकि होता क्या है कि ग्लोबलाइजेशन में देखा गया है कि ज़्यादातर जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने ही उसका बेनिफिट उठाया। क्यों? उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास प्रोडक्ट है, वो किसी भी मार्केट में आसानी से पहुंच सकते हैं और वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब उसमें चैलेंजेस उनके लिए आते हैं जो वहाँ पर सर्वाइवल की स्थिति में थे। यानी उन डेवलपिंग कंट्रीज़ पे आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि उस विकास को नहीं पा पाए, और इस कारण से वहाँ के लोग अभी भी पीछे हैं। ना वहाँ पर उस तरह की अच्छी टेक्नोलॉजी है, ना उस तरह से आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना स्किल वहाँ पर है, ना उनके पास उतना पैसा है। तो होता क्या है कि ज़्यादातर ये कई बार डेवलप्ड नेशन उस वहाँ पर फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा हिंट देते हुए समझा सकते हो, एकदम ब्लैक वाइट में नहीं जा सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है जो रीजनल पावर होती है वो भी वहाँ पर काम करती हैं अच्छे से, और जैसे भूटान है, अब भूटान में आप नहीं कह सकते हो ना कि ग्लोबलाइजेशन ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। हाँ, लेकिन थोड़ा सा तो डाला ही होगा। तो आप इसको थोड़ा सा बैलेंस वे में जरूर लिखिए, कभी भी यूपीएससी में एकदम ब्लैक एंड व्हाइट पे आप मत जाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिराव फूले की लेखना। भी महात्मा ज्योतिराव जो फूले जी हैं वो आप सबको पता है कि सामाजिक मामलों में इन्होंने खासकर काम किया, और जो बहुत ही गरीब तबका या शेड्यूल कास्ट है इन सबके उत्थान के लिए आपने बहुत काम किया। आपने देखा होगा बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो इस तरीके से शेड्यूल कास्ट हैं उनके उत्थान के लिए जो लगातार संघर्ष कर रहे होते हैं, वो ज्योतिबा फूले को बहुत ही महत्व देते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज में इनके उत्थान के लिए बहुत ही सशक्त प्रयास किए। ये चीज़ें आपको लिखनी थी, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको इनके बारे में मिल जाएगा अच्छे से, आप लिख भी सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, ट्रेस इंडियाज कॉन्सोलिडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन। स्वतंत्रता के प्रारंभिक चरण में भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में एकीकरण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखो भाई, जब भारत विकास एक तरह से आज़ाद होता है तो देश में बहुत सारी चुनौतियां भी थी कि देश को लेकर कैसे जाया जाए। अब एक तरह से आधुनिक विश्व था जो कि तेज़ी से डेवलप कर रहा था, जिसमें यूरोप कह सकते हो, अमेरिका कह सकते हो, या रसिया भी आ चुका था। एक वो भी पार्ट था जिस जो हमारी संस्कृति से जुड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस आधुनिकता से पीछे हो चुके थे। तो देश को दिशा तय करनी थी कि किधर हमें जाना है। सबसे ज़्यादा जरूरी था कि राजनीतिक रूप से आपको परिपक्व होना पड़ेगा, क्योंकि इसी राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण ही कह सकते हो, मेच्योरिटी के कारण या हमारे पिछड़ेपन के कारण ही ब्रिटिशर्स ने हम पे एक तरीके से शासन किया। तो राजनीति का लेवल हमेशा ऐसा होना चाहिए, वैश्विक होना चाहिए, ग्लोबल होना चाहिए कि सारे मुद्दों को हम बेहतर से कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, इकोनॉमी। इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए कौन सा मॉडल होना चाहिए, क्या हमारे पास सरकार का इंटरफेरेंस कितना होना चाहिए, क्या ओपन इकोनॉमी का भी कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये भी बहुत बड़े एक तरह से चैलेंजेस थे, और इसको लेकर आपको पता है कि सरकार ने अलग अलग तरीके से काम भी किए। एजुकेशन में भी सेम था कि हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट कैसे हो, क्या हम वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा दें, और बढ़ावा दें तो किस हद तक दें और कैसे करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा ये विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ापन था वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था, और इस कारण से हमने इसका नुकसान भी उठाया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एकीकरण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, है ना। साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन में भी देखना था तो हमने नाम पॉलिसी अपनाया। हम किसी भी देश के साथ उस तरह से नहीं गए कि हम किसी पोल में जाए, क्योंकि आपको पता है कि कोल्ड वॉर का टाइम वो स्टार्ट हो चुका था। तो इस तरीके से आप इसको अलग अलग पैराग्राफ में लिख सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से अलग से पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑफशोर ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द नॉन। आप सबको पता है कि जो अपतटीय ही क्यों होते हैं उनका वितरण आपको बताना है, और उनकी स्थिति किस प्रकार से भिन्न है। ज्योग्राफी का आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एंड ड्रोन बी इफेक्टिवली यूज अलॉन्ग विद द जीआईएस एंड आरएस टेक्निक इन द लोकेशन। अब देखो, जीआईएस एंड आरएस टेक्निक को न्यूज पे लगातार रहती है, अब इसी को एआई के थ्रू आपको कनेक्ट करके दिखाना है, ठीक, कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो कैसे इन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर हमारे यहाँ पर
लोकेशन एंड एरियल प्लानिंग पे काम कर सकता है, यानी स्थानीय और क्षेत्रीय नियोजन में, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी के साथ आप एआई को शामिल करोगे तो डेटा आपके पास ज़्यादा बेहतर होगा, आप ज़्यादा रियल टाइम डेटा पा पाओगे, बिग डेटा एनालिसिस कर पाओगे, साथ ही साथ आप ज़्यादा अच्छे कंक्लूजन में पहुंच पाओगे और माइक्रो लेवल की चीज़ें भी आप देख पाओगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है विदाउट टेक्नोलॉजी आपकी एनर्जी बहुत लगती है, आपका समय बहुत लगता है, लेकिन वो रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। तो आप इसको भी इस तरह से 250 वर्ड में लिख सकते हैं। अगला, डिस्कस हाउ द चेंजेस इन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटिनेंट एंड ओशियन बेसिन ऑफ द प्लेनेट टेक प्लेस ड्यू टू टेक्नोटिक मूवमेंट्स ऑफ द कस्टम मासेज। ठीक, तो ये सीधा ज्योग्राफी में मिल जाएगा, 11th एनसीईआरटी में भी आप पढ़ सकते हो, वहाँ पर चीज़ें अच्छे से दी गई हैं और आपके क्लासेज में भी आपने पढ़ा होगा, तो कोई इतना दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डेंसिटी पॉपुलेशन इन गंगा रिवर बेसिन। अब देखो, भूमि, मृदा और जल संसाधनों के विशेष संदर्भ में गंगा नदी बेसिन में जनसंख्या वितरण और घनत्व की बात कर रहे हैं। मतलब ये है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो रीजन डेवलप हुआ है, खासकर नॉर्थ इंडिया की बात करें अगर, या पूर्वी भारत की कुछ बात करें, बंगाल या बिहार वगैरह की, तो वहाँ पर भूमि, मृदा और जल तीनों का बड़ा रोल है। भाई उपजाऊ भूमि है ना, उपजाऊ मृदा है, प्लेन है वहाँ पर, और साथ ही साथ वहाँ पर पानी भी है, जिस कारण से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके कारण से वहाँ पर जनसंख्या का जाना स्वाभाविक है। चाहे एग्रीकल्चर के लिए बात करो, चाहे इंडस्ट्री की बात करो, साथ ही साथ वो ऐसा रीजन है जहाँ पर भूकंपीय गतिविधियाँ कम होती हैं, इस कारण से भी आपको कह सकते हो स्टेबल रीजन भी है। साथ ही साथ डिफरेंट तरीके से वहाँ पर एक बड़ा मैदान है जिससे कि आप पशुपालन भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण से आप इसको बता सकते थे कि यहाँ पर क्यों पॉपुलेशन डेंसिटी और जनसंख्या घनत्व वहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज। अब देखो, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए आप बढ़ते फास्ट फूड उद्योगों का क्या कारण बताते हैं भारतीय अनुभव के साथ। अब देखो, आधुनिक समाज में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं। अब देखो, फास्ट फूड उद्योग तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होगी वो उतनी ही ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी। भाई कंज्यूमर हम सब हो चुके हैं और हमारे सामने हर समय कुछ ना कुछ अवेलेबल होती हैं चीज़ें, और हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही हमारा जीवन का लक्ष्य होता है। दिन भर हम पैसे पैसे के लिए लगे रहते हैं। अब इसमें क्या होगा, हम अपनी ज़रूरत या अपने स्वाद के लिए चीज़ों को करेंगे ही करेंगे। इससे क्या होगा कि स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का बढ़ना एकदम स्वाभाविक सी बात है। ठीक, और इसके कारण जो फास्ट फूड उद्योग है वो बढ़ना ही है। अभी एक डेटा आया था, अभी आप देखोगे कि न्यूज़ में, जो भारत में एक डेटा आया था कि जो फास्ट फूड उद्योग है, चाहे मोमोज की बात हो, चाउमीन की बात करो, किसी भी तरह के फास्ट फूड की बात करो, वो लगातार ग्रो कर रहा है। वो इसीलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर डिमांड तेजी से हो रही है, और एक कारण भी है कल्चर। अर्बन सिटीज़ में वर्किंग कल्चर है, लोग ज़्यादातर फैमिलीज़ के लोग बाहर खाना खा रहे हैं, या एक तरीके से आप कह सकते हो वो थोड़ा सा वो मतलब आउटिंग सा मानते हैं, उनको अच्छा लगता है इस तरीके से बाहर जाके खाना, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंताजनक है कि ये जो स्वाद के लिए जब हम जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अनहेल्दी डाइट बन जा रही है, और वो बच्चों को और सबको तकलीफ दे रही है, और कहीं ना कहीं मोटापा, शुगर, ये इस तरह के जो चैलेंजेस हैं वो भारतीय जनसंख्या में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है, इसको आपको इस तरह से एक्सप्लेन करके लिखना था। अगला है, अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ विद एम्फेसिस ऑन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कुड बी कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द पुअर पीपल नीड इन कंट्री लाइक इंडिया। पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास प्राप्त करना भारत जैसे गरीब देशों की जरूरतों के साथ टकराव आ सकता है। देखो, पर्यावरण संरक्षण तो सबको पता है कि ज़रूरत है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन तो दुनिया को चाहिए, लेकिन जब हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बात करते हैं तो ऐसा होता है कि हम अपनी जो डेवलपमेंट है उसको इन्वायरमेंट के हिसाब से शिफ्ट करते हैं। जैसे जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो हम कोयले से हटकर कह रहे हैं हम सोलर एनर्जी पे जाएंगे, लेकिन क्या हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी है कि जो हम दूसरे सोर्सेज हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, क्या पर्याप्त हमारे पास है कि जो हमारी डिमांड है वो हम पूरी कर पाएंगे? क्योंकि देश जब ग्रो कर रहा होगा, जीडीपी बढ़ रही होगी, तो उद्योग धंधे बढ़ रहे होंगे, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, लोगों के पास पैसा आ रहा है तो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो उनकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही तो उनको ज़्यादा बिजली चाहिए, ज़्यादा, बिना बिजली के कुछ भी संभव नहीं है। तो इस तरीके से ये देखने वाली बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर हम शिफ्ट करने में जा रहे हैं और वो जो डिमांड है उसको हम कम करने लगे। डिमांड कम मतलब हमारी जीडीपी में भी फर्क पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो बिजली हमें चाहिए अगर वो हम नहीं ला पा रहे तो कहीं ना कहीं उद्योग धंधों को बंद करना पड़ेगा या कम काम करवाना पड़ेगा। तो ऐसे में तो जो डेवलपिंग देश हैं, खासकर इंडिया या अन्य देश जो तेजी से ग्रो कर रहे हैं, उनके इन चैलेंज को भी देखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, साथ ही साथ फंड भी हमें चाहिए ताकि जो नुकसान हमें हो रहा है और उस टेक्नोलॉजी और फंड के द्वारा वापस हम अचीव कर सकें। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को इस दिशा में ले जाकर लिखने की ज़रूरत है, फिर आप इसको इलेबोरेट कर सकते हो, आगे बढ़ाकर लिख सकते हो। ठीक है।
Thus, tribal development in India centered around two axes, those of displacement and rehabilitation. क्या भारत में जनजातीय विकास दो ध्रुवीय विस्थापन और पुनर्वास पर केंद्रित अपनी बात। देखो पहली चीज़ तो ये होता है कि रिहेबिलेशन तो होता ही है, इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर उनको, जब आप देखोगे कई बार उनके चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि उनको अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ता है, या वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है ही नहीं कि अब वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाए। दैट इज़ द डिफरेंट। डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे कह सकते हो कि जरूरी नहीं कि हमेशा विस्थापित ही किया जाए, कई बार सरकारों का प्रयास रहता है कि वो वहीं पर भी उनको अरेंजमेंट करा सकते हैं, उनकी अपनी कल्चर भी बने रहे, साथ ही साथ एमएसएमई उद्योग है या वो ट्राइब्स जो चीज़ों को बना सकते हैं अपनी स्किल के बिहार पर, और उनको स्किल ट्रेनिंग वगैरह देकर हम उनकी रीजन पर उनको डेवलपमेंट के फेस पे ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ज़रूरत होती है एक संतुलित, उसकी ज़रूरत नहीं है कि सब ट्राइब को उठाकर आप अर्बन सिटीज़ में लेकर आओ और वहाँ से उनका डेवलपमेंट करो, और वो ठीक भी नहीं है क्योंकि वो अपनी संस्कृति से जुड़े होते हैं और वहाँ पर वो ज़्यादा बेहतर करेंगे, और साथ ही साथ अगर वो संस्कृति के साथ विकास करेंगे तो मुख्य धारा में आ जाएंगे। उनको ये नहीं लगेगा कि हमने अपनी इस डेवलपमेंट के लिए अपनी उस भावना को या अपने इमोशनल कंटेंट को छोड़ दिया जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका पेपर था जिसको हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके पास जो भी क्वेश्चन थे, देखो अगर ओवरव्यू किया जाए इसमें तो तीन बातें सामने आ रही। पहला कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट आपके नोट्स से मिल जाएंगे। दूसरा दूसरा था कि करंट अफेयर पे क्वेश्चन भेजते, तो करंट अफेयर तो हमेशा पूछा जाता है यूपीएससी। अच्छा, करंट अफेयर के पीछे कारण है, दुनिया के साथ या भारत में जो घटित हो रहा है उसको आप उन फिनोमिना से कैसे जोड़ते हो जो आप अपने नोट्स में पढ़ते हो या अपने सब्जेक्ट में पढ़ते हो, और वो इंपॉर्टेंट है भी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो आप एक्चुअल ऑफिसर बनकर उसमें कैसे काम कर पाओगे। तीसरा क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से एनालिटिकल थे जिनको आप कह सकते हो कि प्रैक्टिस से आप कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है कि आपको अच्छे से अपना जो भी स्टैटिक पार्ट अच्छे से करना चाहिए, आपको आंसर राइटिंग भी अच्छे से करनी चाहिए, साथ ही साथ करंट अफेयर को इस आंसर राइटिंग में ऐड करने की आपको प्रैक्टिस अभी से करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अच्छे से नहीं इन चीज़ों को करोगे प्रॉपर तरीके से किसी अच्छे टीचर के थ्रू या उसके गाइडेंस में आप चीज़ों को नहीं करने वाले, तो आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर नहीं होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो स्टूडेंट के लिए एक तरीके से सीखने की बात है कि यूपीएससी हो सकता है इससे बहुत अच्छा पेपर पूछ सकता है या ऐसा भी पूछ सकता है, बट आपको तैयार रहना चाहिए, कहीं ना कहीं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको जीएस पेपर 2 में भी अपनी राय रखेंगे कि पेपर कहाँ से था या किस तरीके से आप सीख सकते हो, क्या कंक्लूजन हो सकता है कि आपकी फर्दर तैयारी कैसी होगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आप लोगों का। बाकी चीज़ों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको इसका लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।